सर आप ऐसे लंबे लंबे दिख रहे हो सर। अब उसका चैनल है वैसा। हाँ सर, पिचके पिचके दिख। क्या है उसमें, क्या सेटिंग है और इसके मोबाइल में ऐसे आने चाहिए। ठीक है, तो अगर एक एंगल थीटा दूसरा पाई माइनस थीटा, ऐसे दो एंगल्स होते हैं, तो उन्हीं एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे आज। तो दो लाइंस हम ले रहे हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ठीक है, अब ये m1 m2 इनके स्लोप है, और एंगल हमेशा स्लोप के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो कांस्टेंट का है, उसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मैटर नहीं करता, उसका स्लोप क्या है। तो यहाँ पे अगर मान लो इनके बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा आ जाएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये आ जाएगा tan थीटा, और ये थीटा यहाँ पे होगा इनके बीच का कैसा एंगल, ये मॉड हमेशा वैल्यू कैसे देगा, पॉजिटिव। तो थीटा एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव। एक्यूट। है ना। तो इस एक्यूट फॉर्मूले से हमें हमेशा कौन सा एंगल मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा। तो एक्यूट एंगल निकालेंगे पाई माइनस थीटा से। ठीक है, तो थीटा कैसा एंगल होता है इनके बीच का, एक्यूट एंगल होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया, तो थीटा एक्यूट आने वाला है, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो एक्यूट। तो ऑब्टयूज कैसे निकालेंगे, पाई माइनस थीटा से। इसका प्रूफ तो मैटर नहीं करता, इसकी वजह से ये बता रहा हूं मैं। फाइनली हमें याद रखना है ये। मैं इलोंगेट हो गया क्या, हाँ भाई हाइट बढ़ गई मेरी, इलोंगेट हो गया, ये हो गया। दिख रहा है क्या, इस पे बातें कर लिया करो तुम तो, ऑनलाइन वालों। क्लियर हो, क्लियरली दिख रहा है ना ये। हाँ सर। हाँ दिख रहा है अच्छे से। बड़ा बड़ा दिख रहा होगा उनको, और क्या उल्टा वाई में इतना सा लिखा हुआ उनको इतना दिख रहा है कि नहीं रहता। हाँ सर। बस सर इसमें ये फोकस का भी प्रॉब्लम नहीं है सर इसमें। बस, और क्या हो गया। अब उसके बाद इसके ऊपर आ जाते हैं हम। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती है तो उनके बीच का एंगल कितना रहेगा, जीरो। जीरो। उनके बीच का एंगल जीरो रहेगा, तो tan थीटा कितना आएगा उस केस में, जीरो। जीरो आएगा ना। tan जीरो जीरो होता है। if lines are parallel, if lines are parallel then theta is equal to 0 डिग्री। थीटा जीरो होगा तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो। तो tan थीटा जीरो आएगा, तो स्लोप में क्या रिलेशन रहेगा, m1 is equal to m2, तभी tan थीटा जीरो हो रहा है। तो यहाँ से हमें मिलेगा m1 is equal to m2। मतलब अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप सेम रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, if lines are perpendicular then theta कितना होगा, 90। tan theta not defined, tan theta not defined आ रहा है, इसका मतलब इसका क्या जीरो होना चाहिए, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m1 into m2 minus 1। ठीक है, तो अगर दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो वो दोनों लाइन आपस में कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। और अगर दोनों लाइन के स्लोप इक्वल आ रहे हैं तो दोनों लाइंस कैसी होगी, पैरेलल होगी। और अगर दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो हमें बस उनके क्या पता होने चाहिए, स्लोप। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम उनके बीच का क्या बता सकते हैं, एक्यूट एंगल। और फिर उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल पाई माइनस थीटा करके आ जाएगा। ठीक है, और अगर लाइंस पैरेलल है तो इक्वल m1 into f2 minus 1 है तो लाइंस आर परपेंडिकुलर टू। इसमें बस एक एक्सेप्शन है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो हम हमेशा m1 into f2 minus 1 कह सकते हैं क्या,
जैसे दो स्टेटमेंट बोलता हूं मैं, m1 into m2 -1 है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, करेक्ट है? ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये है, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 into m2 is equal to -1 ऑलवेज। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? यस सर। नो सर। नहीं सर। कौन सा No, एक्सेप्शन sir. है बताओ इसमें? ऑलवेज नो। बाइसेक्ट क्या बाइसेक्ट? x एक्सिस का स्लोप, y एक्सिस का जीरो स्लोप, जीरो भी दे सकते हो। जीरो। अरे y एक्सिस का जीरो कहां से हो गया? वाई वाई X एक्सिस का सर। x एक्सिस का स्लोप कितना आता है? जीरो आता है ना, एंड y एक्सिस का हाँ। कितना आता है? नॉट डिफाइंड। Not दोनों defined. परपेंडिकुलर है, दोनों का प्रोडक्ट -1 आता है क्या? नहीं आता। नहीं, तो zero one आता है। एक्सेप्शन है बस इसमें। अगर एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो जाए एंड दूसरी लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, दोनों 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा, लेकिन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बस एक एक्सेप्शन, इसके अलावा कुछ भी आने दो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना मिलेगा? हमें हमेशा -1 मिलेगा। लेकिन अगर एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल, एक y एक्सिस के पैरेलल, दोनों परपेंडिकुलर तो है, लेकिन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 नहीं आता है, तो वो एक एक्सेप्शन है बस इसमें। क्लियर है? सर हाँ। सर वो m1 into m2 -1 कैसे है, एक बार बताओ ना। अब नॉट डिफाइन है, tan थीटा नॉट डिफाइन, कोई भी चीज नॉट डिफाइन होती है तो उसका क्या जीरो होता है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जीरो होता है, तो tan थीटा यहाँ पे नॉट डिफाइन हो रहा है, तो उसका ये डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए। हाँ ठीक है, सर ये जीरो होना चाहिए, तो वहां से m1 into m2 कितना आएगा? -1। ठीक, सही है सर। तो क्लियर है ना? एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। if m1 into m2 -1 then lines are always perpendicular to each other, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड अगर मैं ये बोलता हूँ if lines are perpendicular to each other then m1 into m2 always -1, ये स्टेटमेंट कैसा है? ये गलत है, ऑलवेज माइनस, ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक एक्सेप्शन कौन सा है? x एक्सिस है, y एक्सिस वाला एक्सेप्शन है। ठीक है, हो गया? क्वेश्चन find the equation of line passing through 1, 1 passing through 1, 1 and parallel to x minus y plus 3 is equal to 0 and parallel to x minus y plus 3 is equal to 0। पैरेलल मतलब स्लोप से। तो सर पैरेलल टू क्या सर? पैरेलल टू ये लिखा है सामने, इसका स्लोप कितना है? 1। तो जो हमें लाइन चाहिए उसका स्लोप 1, और वो किससे पास कर रही है? तो इक्वेशन कैसे मिलेगा? पॉइंट पता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नहीं, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। y equals to x। ये है इक्वेशन, ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 1। x is equal to y। Find the equation of line passing through 1, 1 and parallel to line x minus y plus 3 is equal to 0। तो ये देख लो, यहाँ पे इस लाइन का स्लोप कितना आएगा? 1 आता है, क्योंकि स्लोप कैसे है? जनरल फॉर्म में लाइन है, माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, वहां से इसका स्लोप 1 आ जाएगा। एक बार स्लोप 1 मिल गया। हाँ भाई रुको, अभी बीच में मत बोला करो, ठीक है, जब मैं बता रहा हूँ तो, वरना म्यूट कर दूंगा सबको। तो यहाँ पे m is equal to 1 और ये किससे पास कर रही है लाइन? 1, 1 से,
और जो हमें लाइन चाहिए उसका स्लोप भी क्या रहेगा 1 रहेगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। देयरफॉर हमें जो लाइन चाहिए थी उसका इक्वेशन y minus 1 m into means 1 into x minus 1 स्लोप पॉइंट फॉर्म से, तो यहाँ से वो कितना आ जाएगा y is equal to x। ठीक है, नेक्स्ट। सर हाँ बोलो ईशान। सर जब हम इक्वेशन का जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है उसे चेंज करते हैं तो लाइन पैरेलली शिफ्ट होती है ना, ऐसे कह हाँ सकते हाँ, हैं। पैरेलली शिफ्ट होती, कांस्टेंट अगर चेंज हो जाता है तो, है ना। अगर कोई ये बोलेगा 2x minus y plus 3 is equal to 0 and 2x minus y plus 5 is equal to 0, ये दोनों लाइंस आपस में कैसी है पैरेलल है, क्योंकि इसका स्लोप 2 और इसका स्लोप 2, तो दोनों आपस में कैसी है पैरेलल है। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line cutting intersect 4 on y axis and perpendicular to the line 2x minus y plus 3 is equal to 0 and perpendicular to the line 2x minus y plus 3 is equal to 0। सर हाँ तो एंड से पहले क्या, सर अपने फिर से रिपीट करो ये क्वेश्चन सर प्लीज। find the equation of line passing through find the equation of line cutting intercept 4 on y axis and perpendicular to the line 2x minus y plus 3 is equal to 0, then find the equation of line। टू तो इसका स्लोप है और जो हमें लाइन चाहिए वो इसके परपेंडिकुलर है ना। सर स्लोप और पॉइंट हो गया, मिल गया, मतलब अभी सिर्फ स्लोप ये निकलवा के इक्वेशन। हाँ हाँ चलो चलो, तो अब क्या तू जो हर एक स्टेप लिखेगा मुझे बताएगा। अब मैंने स्लोप लिखा, अब मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, अब मैंने इक्वेशन लिख दिया है। और ऐसे बताता सर। हाँ बोलो। सर 2y is equals to x plus 8 हाँ हाँ सही है। नहीं एक मिनट, उसमें x इधर आ जाएगा, प्लस में आएगा 2y plus x। अच्छा वही बोला था कि तुमने यार 2y is equal to बोला था। 2y minus x is equals to 8 है सर। 2y plus x equals to 8। हाँ 2y plus x is equal to 8। देख इसका स्लोप कितना है 2 और जो हमें लाइन चाहिए वो इसके क्या है परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहेगा -1। अब ये पैरेलल टू x एक्सिस तो नहीं है क्योंकि देखो स्लोप 2 आ रहा है, अगर स्लोप 0 आ रहा होता तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या रहता, अगर इसका स्लोप मान लो 0 आ रहा होता तो दूसरे का नॉट डिफाइन होता है, इसके परपेंडिकुलर लाइन थी वो, लेकिन इसमें तो ये 2 आ रहा है तो दूसरे लाइन का स्लोप मान लेते थोड़ी देर के लिए m1 है, m into m1 कितना होना चाहिए -1, तो ये 1 by ये आ जाएगा यहाँ पे 2 into m1 is equal to -1, तो m1 is equal to मतलब जो हमें लाइन चाहिए उसका स्लोप -1/2 और वो उसका y इंटरसेप्ट कितना है 4 है, तो y is equal to -1/2 into x plus 4, तो 2y plus x is equal to 8। ये इक्वेशन है, ठीक है। सर इसमें इक्वेशन के अलावा कोई अलग क्वेश्चन नहीं आता? तो दो ही तो हुए, अभी रुको तो सही, नहीं रुको सब्र करो थोड़ा, उतावले हुए जा रहे हो।
स्लोप पॉइंट जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन लिखेंगे ना, ये c क्या होता है, y इंटरसेप्ट m स्लोप होता है, तो हमें स्लोप मिल गया है और वो बोला गया कि वहां पे y इंटरसेप्ट कितना है 4 है, कटिंग इंटरसेप्ट 4 और y एक्सिस, तो y इंटरसेप्ट 4 था, तो वहां से इक्वेशन आ गई, ठीक है। सर वो 4 आपने x को 0 पकड़कर निकाला क्या y इंटरसेप्ट? अरे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म डायरेक्टली यूज किया है, y इंटरसेप्ट कितना है वहां पे 4 है, ठीक है, तो c 4 है, ठीक है। सर c4 हाँ c4 x को 0 पुट कर आया क्या? हाँ वो कह सकते हो तुम अब, ठीक है। सर हमारे पास पहले से थोड़ी इक्वेशन है, हम कैसे 0 पुट करेंगे? अरे बेटा y सर, उसको एक्सिस लग के रहा है वो ऊपर जो पॉइंट जो लाइन है आएगा ना, वो 0,4 आएगा, कैसे डाउट सर पूछ उसको रहे हो लग रहा है तुम वो लोग जो भी। ऊपर का इक्वेशन है उसमें। हाँ उसमें नहीं, सर ठीक है। हाँ 0,4 कैसे आएगा? अबे तू सटिया गया, तू सोच थोड़ा सा, और ये ऐसे अभी रद्दी रद्दी डाउट मत पूछना तुम लोग, सीधा सीधा हमें पता है y इंटरसेप्ट वहां पे 4 क्वेश्चन में सीधा बोला गया है, मतलब c4 है, फिर उसके बाद स्लोप हमें मिल गया है, तो सीन अपने पास है ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो उसमें सर पुट कर देंगे सारी चीजें। सर मैंने क्वेश्चन में लिखा ही नहीं, सुना ही नहीं दिया। अब वो तेरी गलती। सर नेटवर्क की गलती है। अच्छा नेटवर्क की गलती। देखो अगला, find the equation of line passing through 1,1 and making an angle 30 degree with making an angle 30 degree with y is equal to x, y is equal to x के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, सोचो थोड़ा। स्लोप 1 सर 30 डिग्री के passing through रिपीट करो ना। तुम लोग एक ही बार में सुन लो सब लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,1 and making angle 30 degree with y is equal to x, making angle 30 degree with y is equal to x। सर आप म्यूट हो। अभी तो टाइम पे आया प्रॉब्लम, कहां से आ रहा है, इसके क्या उल्टा फिर हो रहा है। हां इसके उल्टा हो रहा है। आज रिक्शा से आया बस बैठे।
वरना कहाँ किससे आता है? कहाँ से? अच्छा सर इसका ही उल्टा होगा, सिर्फ y की जगह पे माइनस और x की जगह पे प्लस। चलो देखो यहाँ पे हमें कौन सी लाइन चाहिए जो y इज इक्वल टू x के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री बना रही है। तो y इज इक्वल टू x, इसका स्लोप कितना है? 45। 1 और जो हमें लाइन चाहिए उसका स्लोप अभी हमें पता नहीं है, वो बस क्या पता है हमें इसके साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री बना रही है। तो उसका स्लोप हम मान लेंगे m, जो हमें लाइन चाहिए उसका स्लोप मान लेंगे m। तो इसमें उनके बीच का हमें एंगल पता है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m माइनस m1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस m1। ठीक है, ये tan 30 डिग्री आ जाएगा क्योंकि दोनों लाइंस के बीच का एंगल हमें पता है। तो दोनों के स्लोप की तो जरूरत होती है हमें। तो एक का स्लोप तो 1 है, दूसरे का स्लोप हमें नहीं पता है, तो उसको हमने m मान लिया और फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ये m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m। ठीक, अब ये मॉड जब ओपन होगा तो प्लस या माइनस के साथ, पॉजिटिव। तो m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू 1/√3 और m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/√3। याद रहेगा। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? n, और एक बार n मिल गया तो फिर लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि हमें लाइन किससे पास करने वाली बोली गई है? 1, से। तो पहले n निकाल लेते हैं। तो ये √3m माइनस √3 इज इक्वल टू n प्लस 1। तो एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो यहाँ से n को एक तरफ लेके आते हैं, तो √3 माइनस 1 इंटू m इज इक्वल टू 1 प्लस √3। तो m इज इक्वल टू आ रहा है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो एक स्लोप तो हमें ये मिल गया। यहाँ से अब वो आ जाएगा √3m माइनस √3 इज इक्वल टू माइनस m माइनस 1। तो जब इधर लेके आ जाएंगे तो √3 प्लस 1 इंटू m इज इक्वल टू √3 माइनस 1। तो m इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो दो पॉसिबल स्लोप्स है, एक तो ये वाला पॉसिबल हो सकता है या ये वाला, क्योंकि डायग्राम में भी हमें दिख जाएगा y इज इक्वल टू x के साथ 30 डिग्री एंगल बनाने वाली दो लाइंस आती है। एक तो कौन सी लाइन? ये नीचे वाली लाइन हो सकती है, और दूसरी कौन सी लाइन हो सकती है? ये ऊपर वाली लाइन। ठीक है, तो ये याद रखना। अब एक लाइन के साथ सेम एंगल बनाने वाली कितनी लाइंस? दो लाइंस एग्जिस्ट करती है। तो दो स्लोप हमें मिलने ही चाहिए थे, तो दो स्लोप हमें मिल गए। ठीक, तो उसके बाद अब इक्वेशन, अगर स्लोप हम ये मान के चलते हैं कि m इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, तो लाइन का जो इक्वेशन है वो 1, 1 से पास कर रहे हैं, तो y माइनस 1 √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू x माइनस 1। ठीक है, फिर उसके बाद if m इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो यहाँ पे y माइनस 1 x माइनस 1, तो ये इक्वेशन आ जाएंगे उन लाइन से। ठीक, तो एक लाइन के साथ सेम एंगल बनाने वाली दो लाइंस आती है। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो यहाँ से हमें n की दो वैल्यूज मिलनी ही चाहिए। ठीक है, यस सर। जब भी लाइंस के बीच में एंगल की बात होती है तो हमें बस उसके स्लोप से लेना देना होता है। तो इस फॉर्मूले तक तो स्लोप की बात हुई थी, एंड फिर उसके बाद स्लोप एक बार मिल गया, वो किससे पास कर रही थी? 1/1, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन।
नेक्स्ट एम की जगह भी 1 पुट कर तो भी सही नहीं आता। किसकी जगह एम की जगह एम एम की जगह पे क्यों 1 पुट करोगे? क्योंकि एम तो चाहिए था। बोलना क्या चाहते हो बोलो। एम माइनस M1 तो एम हाँ वो तो उसमें मान लो इसका स्लोप हम m ले लेते हैं और इसको m1 रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं 1 माइनस m1 तो मॉड है ना, मॉड के अंदर में माइनस में डाल देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मॉड की प्रॉपर्टी ये बड़ी है ना हमने सेम आता है सर। ठीक है, कितने क्वेश्चंस लिए? 3-4 हो गए। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through origin and making angle 45 degree with y is equal to x. With y is equal to x. एक तो x एक्सिस हो गया, एक तो y। सॉल्व करके बताओ, करो। सर वापस को Find the equation of line passing through origin and making angle 45 degree with y is equal to x. किसी वजह से दिया है ये क्वेश्चन, करो तो सही। जब सॉल्व करने जाओगे m की एक ही वैल्यू मिलती है, करो। क्योंकि एक लाइन के साथ सेम एंगल बनाने वाली दो लाइंस तो m की दो वैल्यूज ही मिलनी चाहिए इस फॉर्मूले से, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक वैल्यू मिलेगी। तो वो एक्स एक्सिस को ओवरलैप करेगा। हाँ जीरो हो जाता है। एक ही वैल्यू जीरो, m की एक ही वैल्यू मिल रही है 0, तो उस केस में दूसरी वैल्यू माननी पड़ती है हमें नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो लाइन कैसी आ रही होती है y एक्सिस के पैरेलल। डायग्राम से भी बता दूंगा, मैथमेटिकली भी वो हम लिख लेंगे। सॉल्व करने की कोशिश करो तुम इसको। लेकिन उसमें हाँ x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में से कोई एक। हाँ ये देखो, पहले डायग्राम से देख लो तुम लोग। ये y इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इसके साथ 45 डिग्री, इसका स्लोप कितना है? स्लोप वो पूछा 1 स्लोप 1 है। फिर उसके बाद थीटा 45 तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 45 इसका इंक्लिनेशन। अब इसके साथ 45 डिग्री बनाने वाली लाइन, एक तो लाइन कौन सी हो जाएगी? x एक्सिस, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? y एक्सिस, ठीक है। तो और वो लाइन हमें ओरिजिन से पास करने वाली भी चाहिए थी। इसका मतलब एक लाइन का इक्वेशन क्या आ रहा है? y is equal to 0 और दूसरे का इक्वेशन क्या आ रहा है? x equals to 0। ये हमें डायग्राम से मिल गया। लेकिन जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो स्लोप तो एक का 1 है, दूसरे का क्या मान लेंगे? m1 मान लो, ठीक है। तो tan 45 m minus m1 upon 1 plus m1, ये m1 1 है तो m निकालेंगे तो ये 1, ये m minus 1 upon 1 plus m, ठीक। मॉड जब ओपन होगा तो प्लस माइनस, तो ये m minus 1 upon m plus 1 is equal to 1 and m minus 1 upon m plus 1 is equal to minus 1। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो minus 1 is equal to 1 आ रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो m is equal to 0 आ रहा है, तो सॉल्व करने के बाद हमें m की एक ही वैल्यू मिली। मिलनी कितनी चाहिए थी? 2। तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे इसका स्लोप कितना आता है? नॉट डिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइंड। याद रखना इस फॉर्मूले से अगर हमें एक ही वैल्यू मिल रही है m की, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगी, ठीक। सर हमारे साथ सोच सकते हैं कि x एक्सिस है, अभी अपने को m इक्वल टू 0 मिला था x एक्सिस, और हमें पता है कि इस साइड जितना एंगल होगा तो लाइन की उसी साइड में इतना एंगल होगा, इस साइड को देखकर उधर भी 45 होगा, तो x के 90 डिग्री पे y एक्सिस आता है। तो हो गया ना? हां वैसे दिख तो रहा है यहाँ पे। हां नहीं पता है। नहीं वही होता है। हाँ
मुझे बस क्या बताना था, यहाँ से एक लाइन के साथ सेम एंगल बनाने वाली दो लाइंस होती है, तो m की दो वैल्यूज मिलनी चाहिए थी इस फॉर्मूले से, लेकिन कभी कभी कितनी वैल्यूज मिलती है, एक। अब यहाँ पे जीरो भी ऐसा नहीं कि हमेशा जीरो ही मिले, कुछ और भी हो सकती है, लेकिन अगर इस फॉर्मूले से हमें m की एक ही वैल्यू मिल रही है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी, मींस वो लाइन किसके पैरेलल आएगी, y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, इसके नीचे लिख लो यहाँ पे if we are getting only one value of m by using tan theta, then other value is not defined, means line is parallel to y axis, ये ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, means line is parallel to y axis। तो यहाँ पे m की एक ही वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी, तो दो वैल्यूज मिल गए। अब उसके बाद ये लाइन किससे पास कर रही थी, ओरिजिन से पास कर रही है, स्लोप जीरो है एंड ओरिजिन से पास कर रही है, मतलब वो लाइन किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के 0 0 से पास कर रही थी। तो एक तो इक्वेशन, इससे इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू 0 और इसके आएगा x इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्लोप अगर नॉट डिफाइन है तो वो लाइन वर्टिकल होगी, वो पास किससे कर रहे थे, 0 0 से, तो इसके ऊपर x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0, और जब स्लोप 0 था वो लाइन किसके पैरेलल रहेगी, x एक्सिस के, और ये पास कर रही है 0 0 से, तो इसके ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0। स्टार्टिंग से दो फॉर्म, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, उससे ये दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं। क्लियर है? लिख लो इसको जल्दी से। हो गया, लिखो अगला क्वेश्चन। सर ये पॉसिबल सिर्फ 45 डिग्री के लिए कि भी और भी कोई क्वेश्चन और भी किसी के लिए हो सकता है, अगर बस मैंने क्या बोला है, tan थीटा का यूज करके हमें m की एक ही वैल्यू मिल रही है, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। तो 45 के लिए मत याद रखना सिर्फ इसको, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ acute angle between two lines is pi by 4 and slope of one of them is 1 by 2, slope of one of them is 1 by 2, then find the slope of other line, then find the slope of other line। सर स्लोप क्या है, क्या 1/2 1 by 2 1 by 2 है, 1 by 2 एक का स्लोप 1 by 2 है। एक स्लोप है -1/3 और दूसरा है बे, -1 and -3। -1 गलत बोल रहा है।
1 and -1/3। अबे -1/3 और 3। हाँ ये सही है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब एक स्लोप हमें गिवन है कितना 1/2 और दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री। तो tan π/4 is equal to mod m minus m1 upon 1 plus mm1। तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये m minus 1/2 upon m/2, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये 2m minus 1 upon m plus 2। तो अब यहाँ पे मॉड जब ओपन होगा तो प्लस माइनस 1 तो 1 और 2m minus 1 upon m plus 2 is equal to -2। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो होंगे 2m minus 1 is equal to m plus 2। तो m is equal to -1 ना सर वो -1 है। ठीक है, तो ये m is equal to 3 आ गया। यहाँ पे 2m minus 1 is equal to -m plus 2। तो 3m is equal to माइनस हाँ m is equals to -3 आना चाहिए। यहाँ पे क्या करोगे, ये एक का स्लोप 1/2 था, हम उधर लेके जाएंगे सेम माइनस। यहाँ पे 2m ये 1/2 है और ये m प्लस सर इधर माइनस यहाँ पे सर वो -2 -2 आएगा यहाँ पे माइनस। तो इज इक्वल टू ये -1, तो m इज इक्वल टू -1। सही है, उधर माइनस m के साथ बस किया था, 2 के साथ रह गया था। तो दो स्लोप से इसके m इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू -3 और मिलने भी चाहिए थे क्योंकि एक लाइन के साथ सेम एंगल बनाने वाली दो लाइंस होती है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट लिखो नोट करके, ये tan थीटा वाला फार्मूला हमें हमेशा कैसा एंगल देता है, एक्यूट एंगल देता है। लेकिन अब ट्रायंगल के केस में हमें कभी-कभी क्या गिवन रहता है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स, इसका मतलब इनके स्लोप्स गिवन रहते हैं। तो इसमें अगर हम tan थीटा लगा के एंगल निकालेंगे इनके बीच का, तो हमें हमेशा कैसा एंगल मिलेगा, एक्यूट। लेकिन ट्रायंगल ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। तो उस मतलब ट्रायंगल के केस में ट्रायंगल के एंगल निकालने के लिए हम इस फार्मूले को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसको कैसे करेंगे, तो वो हमें लिखना है अभी। और कब अप्लाई करना है, जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है, इसका मतलब तीनों स्लोप्स गिवन है तीनों साइड्स के, और हमें इसके एंगल चाहिए, और वो भी इस फार्मूले का यूज करके। तो कैसे करेंगे, तो इसमें लिखो ये a b c 3 वर्टाइस से इसका स्लोप m1, इसका m2 और इसका m3 है, और ये एंगल मान लो यहाँ पे अल्फा, ये बीटा और ये गामा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो स्लोप्स है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज द स्लोप्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मींस सबसे पहले बड़ा आएगा वो, तो m1 आ जाएगा पहले, मान लो एज्यूम करके चलते हैं कि m1 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद मान लो है m2 एंड फिर उसके बाद है m3। ये चीजें तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया। ठीक है, अब ये m1 m2 जिन लाइंस के स्लोप से उनके बीच का एंगल कितना है, बीटा। तो tan बीटा जब हमें निकालना है तो उस केस में m1 m2 को हम लेंगे, तो इस तरीके से विदाउट मॉड लिखना है, m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 विदाउट मॉड। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो बीटा एंगल कैसा रहेगा,
एक्यूट, और ये निगेटिव आ गया तो ऑब्ट्यूज, वो मिल जाएगा हमें। फिर उसके बाद अगर M2 M3 की बात करेंगे अब, तो ये इसके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल क्या आता है, गामा। तो यहाँ पे tan गामा इज इक्वल टू आ जाएगा M2 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M2 M3, ठीक है। एंड फिर उसके बाद बचता है tan अल्फा, तो उस केस में फिर किसके ऊपर आ जाएंगे, M3 M1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे M3 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M3। तो विदाउट मॉड लिखना है इन सबको। पहले क्या करेंगे, स्लोप को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मान लो ये उनके ऑर्डर आ रहे हैं, तो पहले M1 M2, तो M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ये निकल जाएगा। फिर उस यहाँ से एक एंगल मिलेगा। फिर उसके बाद M2 M3, तो M2 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M2 M3, यहाँ से एक एंगल मिलेगा। एंड फिर उसके बाद M3 M1, तो M3 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M3, यहाँ से एक एंगल मिलेगा। अगर इनमें से कोई एक भी निगेटिव हो गया तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज, और तीनों पॉजिटिव तो नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो लिखो इसमें क्वेश्चन ना, sides of the triangle are its sides of the triangle are x minus y plus 1 is equal to 0, x plus y plus 1 is equal to 0, and 2x minus y is equal to 0, then triangle is एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल ट्रायंगल, इन तीनों में से एक बताना है। एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इनके सबसे पहले क्या लिख लिया करना, स्लोप। पहले वाले लाइन का स्लोप 1, दूसरे का -1, तीसरे का 2। कैसा है ये ट्रायंगल, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज है सर, एक ऑब्ट्यूज है और दो एक्यूट एंगल है। नहीं या ऑब्ट्यूज है। ये M1 M2 इससे मत डिसाइड करो कि ये स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्ट्यूज, तो इससे डिसाइड करना है ये अगर पूरी क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है तो ऑब्ट्यूज। समझा सर। अरे नहीं दिख रहा है कि ये ट्रायंगल कैसा है, एक्यूट है, क्या का एक्यूट है, जरा देखो तो स्लोप। राइट सर, ट्रिपलेट्स। कैसा राइट एंगल, ये नॉट डिफाइंड आ रहा है। अबे नॉट डिफाइंड क्या आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट देख लो ना। हाँ इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, माइनस सर राइट एंगल M1 M2 -1 है, आ गया ना। M1 M2 -1 है, तो दोनों लाइन आपस में कैसी रहेगी, उनके बीच का एंगल परपेंडिकुलर 90 डिग्री का ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। हो गया। फिर क्या सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन में, जबरदस्ती लेके पैटर्न अगर सॉल्व करोगे एक नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्यों करना इतना, दिख रहा है डायरेक्टली दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उस केस में एंगल कितना आ रहा है उनके बीच का 90। देयरफॉर ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जो डाटा गिवन है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व भी कर लिया करो, हमेशा सॉल्व ही करना है ये जरूरी नहीं है। अब इसके बाद वाला सॉल्व करना है, देखो the sides of the triangle are x minus y plus 1 is equal to 0, 2y minus x is equal to 0,
एंड x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ट्रायंगल के साइड से तो ट्रायंगल कैसा है, एक्यूट है ऑब्ट्यूज है या कैसा, ये बताना है। कर ले, तीनों चेक कर लिए। सही से किया है, ऑब्वियस है सर, ऑब्वियस सर, ऑब्वियस। कौन सा नेगेटिव आ गया? ये वाला 1 और -1/2 और tan अल्फा लिखो, tan बीटा और tan गामा, अल्फा बीटा गामा समझ के बैठोगे फिर उसको ऑब्वियस आ रहा है। चलो देखो यहाँ पे इसका स्लोप 1, इसका स्लोप 1/2 और 2y है, ठीक है। 2y माइनस x है तो स्लोप उसका 1/2 है और इसका स्लोप -1/3। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले फिर उसके बाद -1/3 अरेंज कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों के बीच का एंगल मान लो अल्फा है, तो tan अल्फा 1 -1/2 अपॉन 1 + 1/2 पॉजिटिव है नेगेटिव। फिर उसके बाद tan बीटा 1/2 + 1/3 अपॉन 1 पॉजिटिव। फिर उसके बाद tan गामा, अब उसमें -1/3 -1 ऐसे आना है, m1 -m2 है ना, ये m1 m2 फिर m2 m3 और m3 m1, तो उसमें m3 -m1 रहेगा। बस जरा ध्यान से देखना उसको, ठीक है। तो ये -1/3 -1 अपॉन 1 प्लस, तो ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव। ये नेगेटिव आ गया तो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आएगा। सर वहां प्लस होगा ना, 1 + 1/3 -1 -1/3। हां माइनस आएगा, नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है क्योंकि एक नेगेटिव हमें मिल गया है। दो नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं, वो कोई पॉसिबल नहीं होंगे। दो ट्रायंगल में दो एंगल ऑब्ट्यूज कभी नहीं हो सकते, तो कोई एक ही नेगेटिव आएगा अगर आना होगा तो, या तो तीनों के तीनों कैसे आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। सर हाँ आपने वो m3 माइनस m1 किया है ना हाँ, गामा में, तो m1 माइनस m3 क्यों नहीं किया? नहीं करते ऐसा, ऑर्डर वाइज चलते हैं, m1 m2 m2 m3 एंड m3 m1 ऐसे चलते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर पूरा प्रूफ बताना पड़ेगा उसका, वो आता कैसे, डायग्राम बना बना के। फाइनली तो हमें इसको अप्लाई करना ही सीखना है ना। ठीक है, चलो आगे। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सर्कल में भी काम में आता है, ये पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उन सब में पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। लोकस वगैरह निकालते हो वो लोकस अलग चीज है, पैरामेट्रिक का यूज करके अलग चीजें होती है। लोकस वाले क्वेश्चन में भी पैरामेट्रिक लग सकता है, तो उसका एप्लीकेशन बता देता हूँ ना, कहाँ कहाँ पे करना है। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन,
ये 10वां फॉर्म है। अभी तक तो हमने 9 फॉर्म देखे थे जनरल फॉर्म तक। पैरामेट्रिक फॉर्म nth नंबर का फॉर्म आएगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। तो लिखो इसमें क्या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। तो लिखो line is passing through, if line is passing through x1 comma y1, line is passing through x1 comma y1 and its inclination is theta, and its inclination is theta. The equation of line x minus x रुको पैरामेट्रिक फॉर्म में चाहिए हमें। वो तो कोई भी बता देगा x minus y1 is equal to tan theta into x minus x1। ये कैसा फॉर्म हो गया? स्लोप रिटर्नशिप फॉर्म हो गया। हमें पैरामेट्रिक Slope point फॉर्म बात करनी थी यहाँ पे। तो ये लाइन है किससे पास कर रही है? मान लो ये a पॉइंट x1 y1 इससे पास कर रही है। इसके ऊपर हमने कोई एक b पॉइंट ले लिया r डिस्टेंस में, एक b पॉइंट ले लिया है a से r डिस्टेंस में, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स मान लो है x, y, ठीक है। उसके बाद इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना है? थीटा। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये a m b की बात करते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? इसके साथ सही से y के साथ x minus x1 और ये y minus y1 आ जाएगा। अब r एंड थीटा के टर्म्स में बताओ, r cos थीटा ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम sin थीटा की बात करेंगे तो y minus y1, तो वो आ जाएगा y minus y1 अपॉन ab, ठीक है। y minus y1 अपॉन ab आएगा ये y और ये हाइपोटेन्यूस उसका। तो यहाँ से ये जो r मिलेगा हमें क्या मिलेगा? y minus y1 अपॉन sin थीटा। फिर उसके बाद cos थीटा की अगर बात करेंगे x minus x1 अपॉन ab इज इक्वल टू आ जाएगा ये यहाँ से r इज इक्वल टू x minus x1 अपॉन cos थीटा। अभी दोनों से हमें क्या मिल रहा है? x minus x1 अपॉन cos थीटा, y minus y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r। तो ये होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। और इसका यूज जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट यूज जो इसका है, ये गिवन लाइन है, इसके ऊपर हमें गिवन पॉइंट है, इससे अगर r डिस्टेंस पे हमें कोई पॉइंट चाहिए, a पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चाहिए हमें इसी लाइन के ऊपर, तो उस केस में हम किसकी हेल्प लेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म की हेल्प लेंगे, ठीक है। कब लेंगे? जब गिवन लाइन है, उसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है और इसी पॉइंट से हमें r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट चाहिए इसी लाइन के ऊपर, तो उस केस में हम जाएंगे किससे? पैरामेट्रिक से जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें देख लो x1 y1 तो हमें पता रहेगा, एक गिवन पॉइंट है, लाइन गिवन है, इसका मतलब थीटा पता रहेगा, ठीक है। और r डिस्टेंस मींस वो r भी गिवन रहेगा, तो इसकी हेल्प से हम x एंड y निकाल लेंगे। तो ये इसका एक्चुअल में यूज है गिवन लाइन का। ये बोलने वाले थे क्या? चलो ये फिजिक्स में हुआ है क्या? ये हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म। हाँ, जो ये इनिशियल वेलोसिटी को ब्रेक करने का दो कंपोनेंट में x का y। अरे वो अलग चीज है। हाँ, लेकिन वो वैसे सर वो डिफरेंशिएशन में कुछ हाँ, कुछ भी कहीं पे भी मैच मत करना। थीटा दिख रहा है तो मैच करो। वो कल मैच करवा रहा था ऋषभ, बैठे बैठे रिजल्टेंट का कुछ बोल रहा था नॉर्मल फॉर्म में, गायब हो गया है ऋषभ, गायब हो गया वो। कौन सर, कौन गायब हो गया? तो इसका एक्चुअल में यूज क्या? पैरामेट्रिक फॉर्म का गिवन लाइन के ऊपर गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस पे हमें कोई पॉइंट चाहिए, तो उस केस में हम हेल्प लेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म लेंगे। तो उस गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस पे कितने पॉइंट्स आते हैं? अबे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट।
दो आएंगे ना, एक क्या 2 पॉइंट सर, 2 पॉइंट, एक ऊपर की एक तरफ ऊपर एक नीचे। और एक नीचे की तरफ, ठीक है। इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे इसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स आएंगे, दिख रहा है ना, एक ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे की तरफ है। तो कैसे निकालेंगे? तो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस r को यूज करना है प्लस साइन के साथ, और जब नीचे आएंगे तो r को यूज करना है माइनस साइन के साथ। तो इस तरीके से हमें इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे जो दो पॉइंट्स होंगे वो मिल जाएंगे। और इसके पीछे रीजन भी r पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्यों यूज करना है, यहाँ पे देख लो, ये y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y1 प्लस r sin थीटा। अब यहाँ पे बताओ थीटा अगर इंक्लिनेशन है तो sin थीटा कैसा आता है, पॉजिटिव आएगा हमेशा, इंक्लिनेशन 0 टू पाई, ठीक है। तो sin थीटा उसमें कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब मान लो यहाँ पे ये b पॉइंट ऊपर है, r डिस्टेंस पे जो पॉइंट लाई कर रहा है वो ऊपर है, तो y y1 से बड़ा होना चाहिए छोटा, बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये y y1 से बड़ा होना चाहिए तो r को कौन से साइन के साथ लेना पड़ेगा, y बड़ा चाहिए तो पॉजिटिव के साथ यूज करना पड़ेगा। अगर मान लो b पॉइंट नीचे होता और ये r डिस्टेंस पे, sin थीटा तो पॉजिटिव रहेगा। अब इसमें कौन बड़ा है, y या y1, y1 बड़ा है, तो y1 बड़ा आना चाहिए, y छोटा आना चाहिए, तो r को कौन से साइन के साथ यूज करेंगे, नेगेटिव के साथ यूज करेंगे। तो ये उसका रीजन है, मतलब जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो r को यूज करेंगे प्लस के साथ, एंड जब नीचे आ रहे हैं तो यूज करेंगे माइनस के साथ। इससे हम बता सकते हो। तो इसमें लिख लो इसके बाद, if we are going upward, then we will use r with positive sign, then we will use r with positive sign, and if we are going downward, then we will use r with negative sign. तो क्लियर है अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म का बेस्ट यूज क्या है, जब कोई भी r डिस्टेंस से पॉइंट निकालना होता है, किस पे, गिवन लाइन के ऊपर, गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई पॉइंट चाहिए तो क्या यूज करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे। बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक। तो लिखो अब क्वेश्चन, find the point on the line, लिखना क्या पहले से लिखा है क्या, तो इसके पहले मैंने क्वेश्चन ही खराब बोला है, रिपीट हो रहा है तो ऋषभ जैसे हरकतें कर रहा है। Find the equation of line. Find the point on the line. Find the point on the line which lies at distance 2 units. Which lies at distance 2 units from the point (1, 1) and lies on line y is equal to x. So find the point on the line which lies at distance 2 units from 1, 1 and lies on the line y is equal to x. क्या आएगा 1 plus root 2 1 plus root 2 3 और 1 क्या 3 और 1 r2 है sin थीटा, हाँ सर 3 और -1 आएगा 3 और -1 गलत है।
अरे पैरामीट्रिक इधर x की वैल्यू मैंने दो बताई 3 और एक -1 मैंने x की दो वैल्यू बताई वो गलत है ना। हाँ। थोड़ा सोचे तो सही क्या है इसका यूज, इसकी हेल्प लेनी ना हमें। 1 उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। हाँ ये y इज इक्वल टू x है, ठीक है। 1 उसके ऊपर लाई करता है, तो इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे हमें पॉइंट चाहिए 2, तो वो एक पॉइंट कहां हो सकता है ऊपर, ठीक है ना। ये a पॉइंट है, ये मान लो b है, और एक नीचे हो सकता है, तो ऊपर 2 नीचे 2। तो जब ऊपर जा रहे हैं तो 2 को कौन से साइन के साथ यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ। इस लाइन का स्लोप कितना है 1 तो इंक्लिनेशन हाँ बोल रहा है सर 1 क्या कह रहे हो कौन सर? तू? कुछ नहीं सर। हाँ 1 बस उसमें गायब यहाँ पे देखो इस पॉइंट से 2 डिस्टेंस पे हमें पॉइंट चाहिए इस लाइन के ऊपर, तो पैरामीट्रिक की हेल्प लेंगे अब। तो x माइनस 1 अपॉन, अब थीटा 45 डिग्री है तो cos थीटा कितना आएगा 1 एंड y माइनस 1 फॉर b कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर b ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो y माइनस 1 अपॉन sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 डिस्टेंस ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव के साथ यूज करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू आ जाता है 1 प्लस रूट 1 + 2 कौन रूट को आना चाहिए क्यों, अरे इसमें देखो ना ये x और y1 हमें गिवन था, चाहिए x एंड y, उस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है, r डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस के साथ। तो यहाँ से जब ये x माइनस 1 आएगा तो वो कितना 2 into cos 45, तो 1 बाय ये रूट 2 आ जाएगा, 2 अपॉन रूट 2, तो वो रूट 2 बन जाएगा, एंड y माइनस 1 भी क्या बन जाएगा रूट 2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस रूट 2 एंड y इज इक्वल टू और ऐसे ही अब c के लिए कहां जाएंगे नीचे की तरफ, तो r को यूज करेंगे माइनस साइन के साथ। बस माइनस इसकी ट्रिक भी है ना, हां ट्रिक भी है इसकी, कोई ट्रिक नहीं है। तो x माइनस cos 45 y माइनस sin 45 इज इक्वल टू -2 फॉर c, क्योंकि जा रहे हैं हम किधर नीचे की तरफ जा रहे हैं उसकी वजह से। तो यहाँ से जो x आएगा वो 1 माइनस रूट 2 और y 1 माइनस रूट 2, ये c के कोऑर्डिनेट्स और वो a के कोऑर्डिनेट्स। कौन सी ट्रिक बोलो, x प्लस माइनस फिर और जितना डिस्टेंस जाना है उधर 2 जाना है ना, तो अपॉन में cos थीटा, मतलब जैसे अभी आपने x दिया था 1 हाँ और प्लस माइनस जितना डिस्टेंस जाना है अपॉन में cos थीटा, इनटू में करो ना, अपॉन में नहीं इनटू में होगा वो, इनटू में होता तो 1 अपॉन रूट 2 आता है। हाँ इनटू में होता है वो cos थीटा। तो ये क्या ट्रिक है, वो तो यही है। कौन सी ट्रिक ऐसे अलग बता दी तो तुरंत देखते हैं आंसर आ गया, यही कौन सी ट्रिक होगी देख लो वही तो किया है। x इज इक्वल टू क्या है वो 1 उधर जाएगा, तो 2 into cos 45 वही तो है, 1 plus 2 into cos 45, इसके लिए 1 minus 2 into cos 45, ठीक है। ऐसा भी सोच सकते हैं हम कि r के दो कंपोनेंट कर देंगे, रूट 2 हो जाएगा, मतलब दो कंपोनेंट r के रूट 2 x में रूट 2 y में, तो हाँ। अपने को अगर ऊपर जाने तो प्लस कर देंगे, नीचे आने तो माइनस कर देंगे। हाँ मतलब सही बात सही है। लेकिन इसमें cos 45 भी 1 अपॉन रूट 2 आता है ना। हाँ तो 2 अपन रूट 2 तो रूट 2 आएगा ना। अरे दादा ये कर रहा है, इसमें दिक्कत है क्या बताओ तुम लोग, कौन सी ट्रिक लेके आ गए किसी को बता रहे थे यार, जहाँ पे जरूरत है लेकिन वहां पे इसको लगाना आना चाहिए। या आगे तुम्हें सर्कल में दिखेंगे इसके क्वेश्चंस। सर्कल में होता है कि सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, उससे r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, तो उससे उधर r डिस्टेंस जाना है, तो वहां पे एक्चुअल में पता चलना चाहिए कि हाँ पैरामेट्रिक ही यूज करना है। जब भी ऐसी कोई लैंग्वेज आती है कि गिवन लाइन के ऊपर गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस पे कुछ चाहिए, तो क्या पैरामेट्रिक आएगा वहां पे। कब आएगा बोलना भी नहीं आ रहा है।
इसी लाइन के ऊपर आर जब कोई गिवन पॉइंट से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ढूंढना है तब। हाँ हो गया। ये किसका बज रहा है? तुम्हारा है? बंद करो उसको। चलो सही है, पहले करके आया करो। और तुम्हारा भी बजा था बीच में, फिर किसका? इधर ही एक बार तुम्हारा ही था। तो क्या चाहते हो तुम? बैठे हो। चलो लिखो क्वेश्चन। फाइंड द, अरे भाई आराम से प्लीज थोड़ा एकदम तो लिखो इसमें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3, find the distance of point 2,3 from the line 2x minus 3y plus 9 is equal to 0, measured along the line 2x minus 2y plus 5 is equal to 0. Measured along the line. Measured along the line 2x minus 2y plus 5 is equal to 0. चलो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसको। पैरामीट्रिक से भी जा सकते हैं और दूसरी सिंपल सी मेथड है इसमें से भी जा सकते हैं, लेकिन ये मेजर अलोंग द लाइन बोला गया मतलब वो पॉइंट 2,3 उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है क्या, जिसके अलोंग मेजर करना है। कहाँ 2,3 एक लाइन से क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन। तो ये मान लो लाइन है कौन सी है, ये 2x minus 3y plus 9 is equal to 0। ये रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये 2x minus 3y plus 9 is equal to 0 है। इससे हमें डिस्टेंस चाहिए कौन से पॉइंट का, 2,3 का डिस्टेंस चाहिए। मान लो वो एक पॉइंट है, ठीक है। और बोला गया है कि इसका डिस्टेंस इसके अलावा मेजर करना है, वो 2x minus 2y plus 5 is equal to 0 के अलावा मेजर करना है। तो ये 2,3 उसके ऊपर लाई कर रहा है क्या? नहीं, वो जो लाइन है इसके अलावा मेजर करना है, लाई कर रहा है क्या 2,3? नहीं सर, सैटिस्फाई कर रहा है इसको? नहीं सर, हाँ 4 minus 6 plus 5 9 minus 6 3 तो सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब 2,3 इसके ऊपर तो लाई नहीं करेगा, ये लाइन कुछ और होगी, ठीक है। लेकिन हमें मेजर डिस्टेंस करना है इसके अलावा। मान लो वो ऐसी कोई लाइन है, ठीक है, ऐसी कोई लाइन है, ये 2x minus 2y plus 5 is equal to 0। अब इसके अलावा हमें इसका डिस्टेंस मेजर करना है। इसका मीनिंग यहाँ पे ये रहता है, तो A से पास होने वाली लाइन जो इसके पैरेलल है, जो इसके पैरेलल है, तो ये जाके कट कर रही मान लो उसको B पे, तो ये AB डिस्टेंस हमें चाहिए होता है। इस लाइन के अलावा बोला गया है, ठीक है। अब ये पॉइंट को इस लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि किससे पास कर रही है, A से पास कर रही है, और वो जाके कट कर रही है मान लो वो गिवन लाइन उसको B पे। तो अब हमें यहाँ पे AB डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है ना इस कंसेप्ट की? अलोंग द लाइन बोला गया है
तो इस लाइन के अलोंग चलना है। तो हमने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो इस लाइन के अलोंग चल रहा है तो हम इसके पैरेलल लाइन के अलोंग ही जा रहे हैं, और वो लाइन किससे पास करती हुई ले लिया हमने, ए से पास करती हुई। तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए था, ए बी डिस्टेंस कितना आएगा, इसका स्लोप कितना है, 1 तो इसका स्लोप कितना रहेगा, 1 हाँ वो चेंज हो जाएगा, स्लोप तो सेम रहेगा। अब ये देखो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल सकते हैं क्या, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, और इसका स्लोप 1 आ गया, ये ए से पास कर रही है, मान लो ये लाइन एल है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल कैसे आ जाएगा, y - 3 is equal to 1 into x - 2। तो यहां से वो इक्वेशन आ जाएगा x - y plus 1 is equal to 0। ये वो इक्वेशन आ जाएगा। ये कौन से लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है। अब हमें b के कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी तो हम ab डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो b के कोऑर्डिनेट चाहिए तो कैसे आएंगे वो, इसको एंड इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो यहां से ये x - y plus 1 is equal to 0, ये मान लो फर्स्ट है, एंड ये 2x - 3y plus 9 ये सेकंड है। तो इन दोनों को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली फॉर b। तो यहाँ पे हम करेंगे 3 into फर्स्ट माइनस सेकंड, ताकि y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x - 2x, तो x 3 - 9 तो -6 is equal to 0। तो x 6 आ गया, y कितना आ जाएगा फिर 7, y 7 आ गया। तो b के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 6, 7, a के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3। तो जो ab डिस्टेंस है तो ये 16 प्लस यहाँ पे 16, तो ये 4√2, ये वो डिस्टेंस है। ऐसे निकालेंगे, इसको पैरामेट्रिक से भी कर सकते हैं। ये देखो, हाँ ये डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए हम r एज्यूम कर लेंगे, फिर उसके बाद इस लाइन का स्लोप 1, इसका इंक्लिनेशन 45। तो ये b पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, a से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, r डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो हम b के कोऑर्डिनेट्स r के टर्म्स में निकाल सकते हैं, ठीक है। b के कोऑर्डिनेट्स r के टर्म्स में आ गए, b जिसके ऊपर लाई कर रहा है इसके ऊपर, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो वहां से r मिल जाएगा। तो चलो वो भी बता देता हूं, पहले ये लिख लो तुम मेथड 1, ये मेथड 1 यहाँ पे, ये ध्यान रखना मेजर अलोंग द लाइन कैसे करेंगे। ये लाइन L है जो A से पास कर रही है और जो इसके पैरेलल है, ठीक है। हो गया, ये मेथड 1 नहीं सर, एक along the line मतलब उसके along चलना है हमें। तो हमने क्या करना है, इसी के पैरेलल लाइन, अब एक तरीके से इसके ऊपर जा रहे हैं हम, इसका मतलब इसके along ही तो चल रहा है, ठीक है। इतनी तो अंग्रेजी आती होगी ना। ये रफ डायग्राम है, इसमें प्रॉपर डायग्राम बनाने के झंझट में नहीं पड़ना, वो मैं बता दूंगा कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर डायग्राम की। तो मेथड 2 देख लो, इसकी पैरामेट्रिक की हेल्प से कर रहे हैं हम। तो उस लाइन का स्लोप हमें 1 मिल चुका है, इसका इंक्लिनेशन कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। अब हमें b के कोऑर्डिनेट चाहिए, b पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर a से r डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो फॉर b x - 2 अपॉन cos 45 is equal to y - 3 upon sin 45।
और हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि बी जो है ए के ऊपर है, ऊपर की तरफ है, तो आर को लेके चल रहे हैं हम प्लस के साथ, ये एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 2 प्लस आर बाय रूट 2, y आ जाएगा 3 प्लस आर बाय रूट 2। तो ये b के कोऑर्डिनेट्स हो गए और ये b पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो देयरफॉर अब इसमें आ जाएगा 2 into 2 plus r by root 2 minus 3 into 3 plus r by root 2 plus 9 is equal to 0। तो यहाँ से ये 4 plus कितना आ जाएगा 2r upon root 2 minus 9 minus 3r by root 2 plus 9 is equal to 0। 9 गया, तो यहाँ से जब हम r निकालेंगे r minus 4 minus r by root 2 is equal to 0, तो जो r आता है वो आ रहा है 4 root 2, तो वही डिस्टेंस हो गया r। तो यहाँ पे r पॉजिटिव साइन के साथ आया, इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था b a के ऊपर लाई कर रहा है वो क्या है, सही है। अगर वहां से r नेगेटिव आता तो हमारा एजम्पशन गलत होता, b कहां लाई कर रहा होता एक्चुअल में, नीचे, a के नीचे, इतना बस फर्क पड़ेगा वहां पे प्लस माइनस से, बाकी डिस्टेंस तो उसका क्या रहता, मैग्नीट्यूड रहेगा। प्लस अगर आ रहा है तो बी पॉइंट ऊपर, और अगर माइनस आ जाता तो बी पॉइंट ए के नीचे। ठीक है, ये हो गई मेथड 2। लेकिन मैं जनरली अब तीसरी मेथड प्रेफर करता हूँ करने के लिए इसको। बाकी ये हाँ बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी मेथड देखो, बी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम बी के कोऑर्डिनेट्स एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकते हैं। वो कैसे, अगर ये लाइन है बी उसके ऊपर लाई कर रहा है, अब हमें बी के कोऑर्डिनेट सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लिखना है, तो यहाँ पे तुम x की जगह पे पुट कर दो अल्फा। तो x की जगह पे जब अल्फा पुट किया तो y कितना आ रहा है, ये देखो b के कोऑर्डिनेट्स एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में आ गए। इसमें क्या करना होता है, दोनों में से किसी एक की जगह पे अल्फा ले लो। तो हमने x की जगह पे अल्फा ले लिया, तो x की जगह पे अल्फा ले लिया तो y कितना आ जाएगा, उसको उधर रख दिया तो 2 अल्फा + 9/3, तो y भी अल्फा के टर्म्स में आ गया। तो b के कोऑर्डिनेट्स हमें एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में मिल गए, ठीक है। उसके बाद a के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 3, और ये ab का स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ AB कितना है 1, तो 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप y2 - y1 / x2 - x1। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 अल्फा + 9/3 - 1 अपॉन में आ जाएगा अल्फा - 2 = 1। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा अल्फा, और एक बार अल्फा मिल गया मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स b के, b मिल गया तो AB डिस्टेंस। इसके बाद अब सॉल्व जब करेंगे इसको तो ये 2 अल्फा सर 3 क्या 3 2 अल्फा + 9 3 माइनस ऊपर माइनस माइनस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अल्फा + 9 - 9/3 डिवाइडेड बाय अल्फा - 2 = 1, तो ये 9 गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ 2 अल्फा / 3 अल्फा - 6 = 1, तो अल्फा जब निकालेंगे तो वो आ जाता है 6। एक बार अल्फा 6 मिल गया तो b के कोऑर्डिनेट्स देखो आ जाएंगे 6, 7 आ जाएगा वो, तो b के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो AB डिस्टेंस है। क्लियर है। तो अब ध्यान रखना अंदर से लाइन के ऊपर कभी भी कोई पॉइंट कंसीडर करना है तो उसको किसमें कंसीडर करेंगे हम, सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में। और वो कैसे आएगा, इसमें किसी एक ही जगह पे 2 वेरिएबल होते हैं ना, किसी एक ही जगह पे अल्फा पुट कर दो, एक वेरिएबल,
तो y भी किसके टर्म्स में आ जाएगा, अल्फा के टर्म्स में। अगर हमने x की जगह पे अल्फा पुट किया तो तुम चाहते हो y की जगह पे अल्फा, तो वो पुट कर दो, तो तुम्हें x अल्फा के टर्म्स में मिलेगा बाद में। ठीक, तो जब भी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर करना है, एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे, उससे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाता है। और ये जनरली मेथड 3, इसके बाद भी एक दो क्वेश्चन है जिसमें मेथड 3 से बहुत इजीली आंसर आ जाता है। ये एक तरीके से हम क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशन देख रहे हैं। एक एप्लीकेशन हमने स्टार्टिंग में देख लिया, जनरली उसी के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म यूज किया जाता है कि गिवन पॉइंट से गिवन लाइन के ऊपर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट। अब ये दूसरा एप्लीकेशन क्या था, मतलब इस फॉर्मूले में ही दिख जाएगा वो। पहले वाले में हमें क्या गिवन था, x1 y1 गिवन था, ठीक है, थीटा गिवन था, r गिवन था, पूछा क्या गया था, x एंड y क्या होगा। अब इसमें हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें x1 y1 गिवन है और इनडायरेक्टली हमें x एंड y भी गिवन है। इनडायरेक्टली वो लाइन जाके कट कर रही है b पे, तो b के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इनडायरेक्टली g गिवन है एंड थीटा गिवन है, और चाहिए क्या, r। फिर उसके बाद वाले में क्या गिवन होता है, r गिवन होता है, x1 y1 गिवन होता है एंड xy गिवन होता है, पूछा जाता है थीटा। तो ये तीन एप्लीकेशन होते हैं इसके, तीन तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, अभी तक हमने दो देख लिए, कौन से, जिसमें हमें क्या चाहिए, xy चाहिए, वो एक देख लिया, और एक में हमें r चाहिए, वो देख लिया। ठीक, तो पैरामीट्रिक का यूज तो पहले वाले में ही करना होता है जब r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चाहिए। बाकी के जो दो है उसमें हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे, इस तरीके से, मतलब जो लाइन यहाँ पे जो भी रहेगा उसके ऊपर एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में पॉइंट कंसीडर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार ये देख के रखना, कल और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। आज के लिए इतना ही है, क्लियर है इधर ऑनलाइन? यस सर, यस ठीक है, यस सर, ओके, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, मतलब अभी स्ट्रेट लाइन में तो इतना ज्यादा खास कुछ होता नहीं, इसका आगे के जो पढ़ेंगे हम लोकस वाले क्वेश्चन में इसको यूज किया जाता है अच्छे से। ठीक है, उसके लिए बस क्या पता होना चाहिए हमें, लाइन का इंक्लाइनेशन, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट और कितने डिस्टेंस पे हमें पॉइंट चाहिए वो पता होना चाहिए, तो हम निकालते हैं। ठीक है सर आज ही भेज दो, क्या, आज ही भेज दो क्या आज ही भेज दो, रिकॉर्डिंग। आप भेज दूंगा।